गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम आपको व्याकरण विभाग से अलंकार का दूसरा भाग, पहला भाग हमने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, जिसमें हमने आपको बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें शब्दालंकार आपको हम पढ़ा चुके हैं। शब्दालंकार में हमने आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ाया था। आज हम आपको अर्थालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार के कितने भेद हैं, उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं बताते हैं, उसके बाद अलंकार और अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के ये भेद 5 भेद यहाँ पर दिया है, 5 के बारे में पढ़ना है आपको। उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विसुक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ये आपके कोर्स में है, इसलिए हम अर्थालंकार के भेद में इसको पढ़ रहे हैं। अर्थालंकार के बहुत भेद है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में इतने विषय को रखा गया है, इसलिए हम यही पढ़ेंगे। तो उपमालंकार पढ़ेंगे, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। जहां अर्थ के कारण, काव्य में जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। फिर से ध्यान से सुनिए। काव्य में जहां अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के निम्न भेद: पहला उपमालंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा मानवीकरण। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार जहां उपमा अलंकार जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति के, जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। फिर से, जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो जैसे में देखें, जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरि हमें भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया है। फिर से, जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरि यानी भगवान के पैरों को कमल के समान बताया गया है। अतः कमल के समान क्या है, यहाँ उपमा अलंकार है। सीता का मुख चंद्रमा के समान, सीता का मुख चंद्रमा के समान, यहाँ मुख और चंद्रमा में समानता में समान गुण धर्म बताया गया है। तो इस प्रकार ये उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। उपमा अलंकार में मुख को चंद्रमा के समान माना जाता है या माना गया है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के 4 अलंकार के 4 अंग हैं।
पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जिस वस्तु से समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान में जो गुण समान रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से समानता बताई गई हो, जैसे सम, सदृश, सरिस, सा, से, सी, ये वाचक शब्द कहलाते हैं। और एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस पंक्ति में देखिए, राधा का मुख उपमेय क्योंकि उसका वर्णन किया जा रहा है, वर्णन किया गया है। चंद्रमा उपमान है क्योंकि उसमें राधा के मुख की तुलना की गई। सुंदर साधारण धर्म है क्योंकि सुंदरता नामक विशेषण की तुलना की गई। समान वाचक शब्द है क्योंकि समान शब्द के द्वारा ही तुलना का बोध होता है। राधा का मुख चंद्रमा के समान, समान शब्द का प्रयोग है। तो ये जो समान जो है वो वाचक शब्द, क्योंकि समान शब्द के द्वारा ही तुलना का बोध होता है। तो इस प्रकार यह उपमा अलंकार के अंग है। उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। आए खूब सी कोमल बच्ची कोई राखी है। तो इस प्रकार और भी कई उदाहरण हैं उपमा अलंकार के जो आपकी किताब में दिए गए हैं। आप अपनी किताब को निकालिए और उपमा अलंकार के उदाहरण को या उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण को समझिए। एक और उदाहरण बता रहे हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर मतलब पीपर का पेड़, पात यानी पत्ता, सरिस मतलब के समान। तो यहाँ मानव मन के डोलने और पीपल के पत्ते के हिलने में समानता प्रकट की गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के बाद आपको हम बता रहे हैं, नेक्स्ट है रूपक अलंकार। क्या बता रहे हैं? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार किसे समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता अभेद प्रतीत होती है, जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखती है या प्रतीत होती है या अभेद दिखता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलना ले। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। जहाँ पर रूपक अलंकार किसे
जहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता प्रतीत होती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, यहाँ चंद्रमा जो है उपमेय है और खिलौना क्या है, उपमान है। दोनों में क्या किया गया है, समानता का भाव बताया गया है, एक रूपता का भाव बताया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। कुछ और उदाहरण के द्वारा आपको बता रहे हैं रूपक अलंकार किसे, जहाँ गुण की अधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया जाए वह रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। यहाँ चंद्रमा में खिलौना उपमान का आरोप होने के कारण यह रूपक अलंकार है। और देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, राम रतन रूपक अलंकार है। और देखिए गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे हो, तो चरण कमल बांध्यो हरे राय, तो ये रूपक अलंकार के कुछ और उदाहरण हैं। अब देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा क्या है तो देखिए उत्प्रेक्षा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह संभावना मानो मनो 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 मानो जनु जानू आदि शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर इस उदाहरण में कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए। उत्तरा के आशुपूर्ण नेत्र उपमेय में हिम कणों यानी ओस के पूर्ण पंकज उपमान की संभावना के कारण यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, यह मानव वाचक शब्द। उत्तरा के आशुपूर्ण नेत्र उपमेय में हिम कणों ओस के पूर्ण पंकज उपमान की संभावना के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ तनु उपमेय में सोता हुआ सागर उपमान की संभावना है, मानववाचक शब्द है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम आपको उत्प्रेक्षा के बाद बताते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका संभव होना प्रतीत न हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर से अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पहले ही सारी लंका जल गई का वर्णन किया गया है, जो कि असंभव है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे अतिशयोक्ति अलंकार किसे जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर। हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पूर्व लंका सारी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यह कथन अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। फिर से, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ राणा के सोचते ही घोड़ा चेतक नदी के पार हो जाना अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार ये अतिशयोक्ति अलंकार है, जिसमें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवनों को, आकाश को छूते हुए बताया गया है, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। और अंत में हम आपको बता रहे हैं मानवीकरण अलंकार। जैसा कि इसका नाम है, वैसा ही इसका काम है। मानवीकरण, जहाँ जड़ पदार्थों को या जड़ वस्तुओं को अर्थात प्रकृति को मानवीय क्रियाएं या चेष्टाएं करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण का। इससे जहाँ जड़ वस्तुओं को अर्थात प्रकृति को मानवीय चेष्टाएं करते दिखाया जाता है या उन पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे। यहाँ संध्या को एक सुंदर उस स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। संध्या के समय को एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रातःकालीन उषा पर नागरिक चतुर्थ स्त्री का आरोप किया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर। यहाँ मेघों पर बंठन कर आने की मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलियां मुस्कान। यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्काना मानवीय चेष्टा, अर्थात यहाँ फूलों की तुलना मानव से की गई है, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार आज हमने आपको आपका जो विषय है ग्रामर में अलंकार पूरा पढ़ा। इस अलंकार विषय में हमने आपको सबसे पहले शब्दालंकार बताया। पहले अलंकार किसे कहते हैं, इसके बाद अलंकार के भेद बताए,
अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमने आपको अनुप्रास के बारे में, यमक के बारे में और फिर श्लेष के बारे में बताया। आज हम आपको अर्थालंकार के बारे में बताए, जिसमें हमने आपको उपमा अलंकार बताया, रूपक अलंकार बताया, उत्प्रेक्षा अलंकार बताया, अतिशयोक्ति अलंकार बताया और अंत में मानवीकरण अलंकार बताया। ये तुम्हारे कोर्स में है। आशा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको ग्रामर अलंकार में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें 7894945066 पर फ़ोन कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे 9th का जो पूरा ग्रामर है वो पूरा हो चुका है। आपकी ग्रामर बुक में विस्तार से ग्रामर में क्या क्या कोर्स में है पूरा दिया। इस वर्ष ग्रामर में कुछ कटा नहीं, ग्रामर पूरा है। तो क्या क्या है ग्रामर में ये हम पहले बता चुके हैं और तुम्हारी किताब में भी लिखा है। हर्बल प्रेस के द्वारा जो ग्रामर बुक आपको दी गई है, जिसमें ग्रामर का पूरा पोर्शन है, उसको आप पढ़िए, पत्र निबंध को भी पढ़िए और जो कुछ और विषय में दिया है उसको सब पढ़िए। अगली क्लास में आपको ग्रामर में और क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। अभी जो पढ़ाया गया उसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।